बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेक्चर 7 में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिस्कस किया था 3 मैनेजमेंट लेवल्स पे। हमने कहा था हर कंपनी में 3 मैनेजमेंट लेवल होते हैं, ऑपरेशनल लेवल, मैनेजरियल लेवल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल। और तीनों लेवल पे हमने इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस की थी, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड होती है और किस टाइप के डिसीजंस किए जाते हैं। ये पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है मैनेजर को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ये कैसे हेल्प आउट करता है उन्हें कि जब भी उन्हें कोई डिसीजन करना हो या ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे उनकी हेल्प आउट करता है। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं जो हेल्प आउट करती हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। 3 मैनेजमेंट लेवल पढ़ते हैं, तीनों के लिए डिफरेंट टाइप्स हम यूज़ करते हैं। मैनेजरियल लेवल पे अलग होगी, ऑपरेशनल लेवल पे अलग टाइप उसकी यूज़ कर रहे होंगे और स्ट्रेटेजिक लेवल पे अलग यूज़ कर रहे होंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि मॉडल क्या होता है। मॉडल बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है या एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी की। जब रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हमने कहता है ये मॉडल है। वो किसी ग्राफ की शक्ल में हो सकता है, डिफरेंट वेरिएबल को ज्वाइन करके हो सकता है। मॉडल बेसिकली हेल्प करते हैं मैनेजर को रिस्क कैलकुलेट करने में। अनसर्टेनिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है तो उसको अंडरस्टैंड करने में, वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करते हैं और टाइमली डिसीजन लेने में भी हेल्प आउट करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली मॉडल यूज़ करता है या मॉडल पे रिलाई करता है एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए और वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को देखने के लिए। और जो रिलेशनशिप्स होता है वेरिएबल के दरमियान उन्हें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्प्रेडशीट प्रोग्राम या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप मार्केट शेयर कैलकुलेट कर सकते हो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। जो मॉडल कंटेन होते हैं मोस्ट बार्स की चार्ट की शक्ल में हो सकते हैं, बार की शक्ल में हो सकते हैं। तो ये मॉडल, इनको हम कहते हैं कि मॉडल्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली कैपेबिलिटी होती है कि वो कम्प्लेक्स मॉडल को भी रिप्रेजेंट कर सके, कम्प्लेक्स रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट कर सके और उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, बिजनेस इंटेलिजेंस या नॉलेज वगैरह प्रोवाइड कर सके। 3 टाइप की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। 3 मैनेजमेंट लेवल पे हम यूज़ करते हैं। हमारे पास पिछले लेक्चर्स में जब मैंने आपको बताया था कि 3 मैनेजमेंट लेवल होते हैं, ऑपरेशनल लेवल, मैनेजरियल लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल। और तीनों लेवल पे जो डिसीजन किए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के डिसीजन लिए जाते हैं। ऑपरेशनल लेवल पे स्ट्रक्चर डिसीजन किए जाते हैं, रिपीटिव होते हैं, फॉर्मेट वगैरह अवेलेबल होता है, प्रोसीजर्स अवेलेबल होता है। मैनेजरियल लेवल पे सेमी स्ट्रक्चर डिसीजन किए जाते हैं और स्ट्रेटेजिक लेवल पे अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन किए जाते हैं। तो तीनों के लिए जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। ऑपरेशनल लेवल पे स्ट्रक्चर डिसीजन के लिए जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप यूज़ की जाती है उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं, TPS भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। मैनेजरियल लेवल पे जो टाइप यूज़ की जाती है उसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, सेमी स्ट्रक्चर डिसीजन करने के लिए। और स्ट्रेटेजिक लेवल पे अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन के लिए जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की टाइप यूज़ की जाती है उसे एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले जिस सिस्टम की हम बात करते हैं, ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम। ये मैनेजमेंट के ऑपरेशनल लेवल पे जो सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है उसे ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम में ट्रांजैक्शनल इन्फॉर्मेशन यूज़ की जाती है। ट्रांजैक्शनल इन्फॉर्मेशन में तमाम इन्फॉर्मेशन कंटेंट होती हैं जो किसी एक सिंगल बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड है या एक बिजनेस यूनिट में जो भी इंफॉर्मेशन हो रही है वो तमाम इसमें यूज़ की जाती हैं। उसे वो ट्रांजैक्शनल इन्फॉर्मेशन में शामिल होती है वो तमाम इन्फॉर्मेशन, यानी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है। बिजनेस में डिफरेंट ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही होती है ना। तो प्राइमरी पर्पज़ इसका क्या होता है कि डेली ऑपरेशंस में या स्ट्रक्चर डिसीजन में सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है मैनेजमेंट को। वो ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम का काम होता है। ट्रांजैक्शनल इन्फॉर्मेशन बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होते हैं। मैनेजमेंट यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शनल इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग के लिए ऑपरेशनल लेवल पे। जब वो एनालाइज कर रहे होते हैं ट्रांजैक्शन को तो इसको यूज़ कर रहे होते हैं।
ट्रांजैक्शनल इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्रिएट की जाती हैं जब कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो। फॉर एग्जांपल, जब कस्टमर ने स्टॉक परचेज किया तो एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी, तो हम इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर लेंगे। या एयरलाइन कंपनी है अगर, तो उसमें रिजर्वेशन कराई गई है तो हमने कहा ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है, फिर इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगी। या कैश अगर एटीएम से विड्रॉ करवा लिया तो फिर भी ये भी तो इन्फॉर्मेशन ही क्रिएट हो रही है ना, ट्रांजैक्शन एक परफॉर्म हुई है एटीएम में, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर ली जाती है। तो मैनेजर जो करते हैं ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, ये स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग यानी ऑपरेशनल लेवल पे अगर उन्हें स्ट्रक्चर डिसीजन करना है तो वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजर ने ये डिसाइड करना है कि वो कितनी इन्वेंट्री होल्ड करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, उन्हें अपना सेल रिपोर्ट देखनी होगी, डेली बेसिस पे कितनी सेल होती है, कितने कस्टमर बाय करते हैं चीज़ें और वो कितनी सेल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो अपनी इन्वेंट्री मेंटेन कर सकेंगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग बेसिकली ट्रांजैक्शन या इवेंट को कैप्चर करना टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। हम ट्रांजैक्शन या इवेंट क्यों कैप्चर कर रहे होते हैं, बेसिकली हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, आप जो भी इंफॉर्मेशन हो रही होती है, इवेंट परफॉर्म हो रहा होता है, बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। पहले तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, जो भी डिफाइंड रूल या रेगुलेशंस होते हैं बिजनेस ने डिफाइन किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हो। फिर वो इन्फॉर्मेशन पार्टिकुलरली स्टोर हो जाती हैं और इन्फॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करते हो, कोई भी जो भी चेंज आता है अपडेट किया जाता है। जैसे अगर हम एटीएम मशीन की एग्जांपल लें, तो जो इन्फॉर्मेशन मतलब अगर वो एटीएम से पैसे निकालता है तो आप क्या करते हो, एटीएम में डिफाइंड रूल है ना, उन्होंने रूल बना दिया कि हर जो भी जिसने भी पैसे निकाले हैं उसने वो स्टेप्स फॉलो करने हैं जो एटीएम मशीन में डिफाइन है। आप कार्ड डालोगे, पिन डालोगे, अमाउंट प्रोसेस करोगे, वो सारे जो डिफाइंड रूल हैं वो सभी के लिए हैं, यानी इन्फॉर्मेशन ने, बिजनेस ने जो डिफाइंड रूल है उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है। फिर जो आप जितनी भी अमाउंट निकालते हो आपका रिकॉर्ड उसमें स्टोर हो जाता है, आपको स्लिप भी मिल जाती है और ऑटोमेटिक मशीन में भी आपका रिकॉर्ड स्टोर हो जाता है। और वो जो इन्फॉर्मेशन जब आपने एटीएम से पैसे निकाल लिए तो वो जितनी अमाउंट आपने विड्रॉ कर ली है उसको अपडेट आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है ना, उतनी आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली वो कम कर देते हैं, अमाउंट कम हो जाती है आपके बैंक अकाउंट में। तो अपडेट करते रहते हर लेवल पे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में कंपनी को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, केयर की भी ज़रूरत होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि हर ट्रांजैक्शन पर उसे नज़र रखनी पड़ती है क्योंकि उसे अपना डाटा या रिकॉर्ड अपडेट रखना होता है एवरी मोमेंट। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का बेसिक पर्पस क्या है कि ऑपरेशनल लेवल पे स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग में हेल्प प्रोवाइड करनी है इसने मैनेजर को। इसकी एग्जांपल की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है पेरोल सिस्टम है या ऑर्डर एंट्री सिस्टम है, इसकी एग्जांपल है। इस एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं और इसको देखते हैं कि ये काम कैसे असल में करते हैं टीपीएस। ओके, अब हम इसी एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि टीपीएस काम कैसे करता है। हमने सिस्टम थिंकिंग पढ़ा था सेकेंड लेक्चर में कि हम रॉ मटेरियल को लेके उसको प्रोसेस कराते हैं और आउटपुट में क्या मिलती है, आपको प्रोडक्ट मिलती है। टीपीएस भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है सिस्टम थिंकिंग के साथ। हम इसमें इनपुट डालते हैं, इनपुट इसमें क्या होता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट यानी ओरिजिनल रिकॉर्ड वगैरह। जैसे अगर एम्प्लॉय की अभी पेरोल एग्जाम्पल की हमने पीछे बात की है तो उसकी क्या रिकॉर्ड होंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होंगे कि टाइम शीट आ गई, कितने टाइम कोई भी एम्प्लॉय काम करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली वेज रेट क्या होगा, हर एम्प्लॉय का कितनी वेज मिलेगी वो उसके डाल दिया हमने, और एम्प्लॉय के बेनिफिट्स डाल दिए इनपुट में। यानी सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, जो भी ओरिजिनल रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होगा हम सिस्टम में वो डाल देंगे। सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस में क्या करेगा वो जो डॉक्यूमेंट्स हमने ओरिजिनल डाले हैं उनको क्रिएट करेगा, रीड करेगा, अपडेट या डिलीट वगैरह कर देगा, कैलकुलेशन होगी, समराइजेशन होगी, एम्प्लॉय की पे जितनी भी बानी होगी वो कैलकुलेट कर देंगे और समरी जनरेट कर देंगे बेनिफिट की कितने उसको दे रहे हैं। आउटपुट में क्या मिलेगा, एक तो पे रोल की अगर बात करें तो एम्प्लॉय के चेक जनरेट हो जाएंगे, पे रोल के चेक जनरेट हो जाएंगे और पे रोल रिपोर्ट्स भी बन जाएंगी। और आप फीडबैक करते रहते हो, पूरे प्रोसेस को हर स्टेप पे देखते रहते हो और जहाँ पे भी गलती हो तो उसको फौरन आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उसमें करेक्शन कर दी जाती है। ये एग्जांपल से टीपीएस मतलब काम कैसे करता है, इन सोर्स डॉक्यूमेंट को यूज़ करता है और आपके लिए रिपोर्ट जनरेट कर देता है और मैनेजमेंट को बहुत हेल्प आउट मिलती है। पहले क्या करता था, एक पूरे शख्स, एक या दो लोगों को बैठना पड़ता था, सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड खुद मैनुअली लिखना पड़ता था कि किस एम्प्लॉय ने कितनी और काम किया, उसकी वेज कितनी है,
हाथ से कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ती थी, लेकिन टीपीएस की वजह से अब ये काम बहुत आसान हो गया है और जल्दी परफॉर्म हो जाता है। जो सेकंड सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो है मैनेजरियल सपोर्ट सिस्टम। मैनेजरियल इंफॉर्मेशन सपोर्ट सिस्टम में एनालिटिकल इंफॉर्मेशन यूज़ की जाती हैं। एनालिटिकल इंफॉर्मेशन में तमाम ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन शामिल होती है, यानी उस पार्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं सबका डाटा इसमें यूज़ किया जाता है। और इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि मैनेजरियल को सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन में सपोर्ट प्रोवाइड करना है या परफॉर्मेंस में हेल्प आउट करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि वो डिसीजन होते हैं जिसमें कुछ डिसीजन के लिए कुछ गाइडलाइंस अवेलेबल होती हैं और बाकी गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं होती हैं और आपको डिफरेंट ऑप्शन के दरमियान चूज करना पड़ता है बेसिकली। एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन में दो तरह की इन्फॉर्मेशन शामिल होती हैं। एक तो ट्रांजैक्शनल इन्फॉर्मेशन जो टीपीएस में भी यूज़ करते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है बिजनेस में वो यूज़ करते हैं, और उसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन भी यूज़ करते हैं, जैसे मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी या इंडस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। मैनेजरियल सपोर्ट सिस्टम में उसको भी यूज़ किया जाता है। मैनेजर्स जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेंड एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन की अगर एग्जांपल की बात करें, ट्रेंड क्या है, सेल के प्रोजेक्शन क्या चल रही है या फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है बिजनेस की, तो मैनेजर जब सेमी स्ट्रक्चर डिसीजन करेगा तो वो इन इन्फॉर्मेशन को भी कंसिडर करेगा। बेसिकली ये एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन मैनेजर तब यूज़ करता है जब उसने डिसीजन करने हो, जैसे नया प्लांट, सपोज उन्होंने नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है या नए एडिशनल सेल रिप्रेजेंटेटिव को हायर करना है, तो सिर्फ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डाटा से काम नहीं चलेगा। दूसरा मार्केट भी तो एनालिसिस करना है ना, नया प्लांट लगाना है, पहले मार्केट ऑब्जर्व करेंगे आइदर नए प्लांट की ज़रूरत है भी कि नहीं है। अगर हमने प्लांट लगा दिया तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल दूसरी चीज़ें चाहिए हमें रिक्वायर्ड होंगी भी नहीं होंगी, तो इस सब के लिए उन्हें मार्केट को भी एनालाइज करना और दूसरी इन्फॉर्मेशन को भी, ट्रांजैक्शन के अलावा दूसरी इन्फॉर्मेशन को भी देखना ज़रूरी होता है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग बेसिकली मैनिपुलेशन होती है ऑफ इंफॉर्मेशन टू क्रिएट बिजनेस इंटेलिजेंट इन सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक डिसीजन में हेल्प आउट करने के लिए ऑल ऐप यूज़ करते हैं। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देता है बिजनेस इंटेलिजेंस में, ताकि आप डिसीजन को आपके डिसीजन को फैसिलिटेट कर सके, उसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मॉडल ओलैप इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है जब इसको हेल्प आउट चाहिए होती है या असिस्टेंस चाहिए होती है कि डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन है उसको चूज़ करने के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मॉडल यूज़ किया जाता है। कि जब आपके पास बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं तो उनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। हाई लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल रिसोर्स दोनों से डाटा लेते हैं, तो वो हाई लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो जाता है ना, एक्सटर्नल डाटा भी लेना और इंटरनल डाटा भी लेना, तो वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को यूज़ करते हैं उस डाटे को एनालाइज करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को मैनुअली तो वो नहीं कर सकते, तो वो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं उस डाटे को एग्जामिन और मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और कम्प्लेक्स हमने कहा 100 ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं, 100 ऑफ डाटा, थाउजेंड्स ऑफ डाटा आइटम्स या मिलियंस ऑफ आइटम्स होती हैं, तो हो सकता है हर डाटा जो आपस में कनेक्टेड भी होते हैं, तो उनके दरमियान पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, या उसको भी डिस्कवर करना, ये इसका सबसे की एलिमेंट है। उन रिलेशनशिप को डिस्कवर करना, एक्सेप्शंस कंडीशंस को डिस्कवर करना, की प्रॉपर्टी है या की यूज है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का। जैसे डॉक्टर्स एग्जांपल की अगर बात करें तो डॉक्टर्स भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर किसी पेशेंट की को डायग्नोज करना है कि इसकी डिजीज़ को डायग्नोज करना है, तो वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो उनके पास अपना अवेलेबल होगा उसमें उसके सिम्टम डालेंगे। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करेगा कि वो पूरा जितनी भी उसके पास जो डाटा अवेलेबल है उस सबको एनालाइज करेगा और बेस्ट जो भी सिम्टम्स सिमिलर होंगी किसी भी डिजीज़ के साथ, वो जो डिजीज़ होगी वो उसको डॉक्टर को हेल्प आउट करेगी, डॉक्टर को डायग्नोज करने में, यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है कि वो उसकी डिजीज़ को डायग्नोज कर सके। वो तमाम सिम्टम्स जितनी भी जो भी उसके सिस्टम में अवेलेबल होंगी सबके साथ जो डॉक्टर ने सिम्टम्स डाली उनको मैच करेगा और जिस डिजीज़ के साथ वो मैच कर रही होंगी वो शो कर देगा और डॉक्टर को डायग्नोज करने में मदद कर देगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में डाटा को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। 4 टेक्निक्स यूज़ करते हैं डाटा को, हमने कहा ना डाटा एनालाइज कर रहे होते हैं, तो एनालिसिस के लिए 4 टेक्निक यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इफ एनालिसिस टेक्निक, सेंसिटिविटी एनालिसिस टेक्निक,
गोल सीकिंग एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशनल एनालिसिस यूज़ करते हैं। इन्हें वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में हम ये काम परफॉर्म करते हैं कि हम किसी भी एक वेरिएबल में चेंज को लेते हैं कि अगर कोई एक वेरिएबल चेंज होगा तो पूरे मॉडल पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, या हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर सपोज एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो दूसरे पे पूरे मॉडल पे या दूसरे अदर वेरिएबल्स पे उसका क्या इफेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि साउथ कैरोलिना में हेरिकेन कम हो गए हैं तो आपके सप्लाई चेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप जो इन्वेंट्री आप होल्ड कर रहे हैं अपने पास वो 30% से 10% कर दो, जो होल्डिंग इन्वेंट्री है ऑर्गेनाइजेशन अपने पास मेंटेन रखती है, अगर उसका वो होल्डिंग इन्वेंट्री कम कर देगी तो दूसरे वेरिएबल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल उसके प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी क्या करती हैं, वो तमाम वेरिएबल्स का यानी वो ऑब्जर्व करती हैं कि अगर हम अपनी इन्वेंट्री कम कर दें तो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये दूसरे वेरिएबल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको कंटिन्यूसली देखती रहती हैं। वो वेरिएबल को चेंज करती रहती हैं और इसका इफेक्ट देखती रहती हैं। ये काम रिपीटेड करते हैं, एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है ताकि ओवरऑल सिचुएशन को एनालाइज किया जा सके कि अगर कोई और भी वेरिएबल चेंज होगा, एक वेरिएबल का चेंज नहीं दूसरे किसी और वेरिएबल का चेंज करके देख लेते हैं। इन्वेंट्री के बजाय हम किसी और में चेंज कर लेते हैं कि अगर हमें स्टॉक अवेलेबल नहीं है या पार्टिकुलर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो हमारे पूरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस सिचुएशन में। यानी आप एक वेरिएबल के चेंज को उठाते हो और पूरे मॉडल पे लगा कर देखते हो कि इस पार्टिकुलर वेरिएबल के चेंज से पूरे मॉडल में क्या चेंज आएगा, हमारे पूरे बिजनेस की क्या रियलिटी होगी, वो चेक कर रहे होते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में। सेंसिटिविटी एनालिसिस में जो हम ये व्हाट इफ एनालिसिस का ही केस है, लेकिन ये स्पेशल केस क्या होता है, इसमें जिस वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या जिसका चेंज देख रहे होते हैं वो रिपीटेडली चेंज हो रहा होता है। व्हाट इफ एनालिसिस में जो चेंज हम देख रहे थे वो वेरिएबल कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज नहीं आ रहा होता उस वेरिएबल में। यानी इन्वेंट्री अगर हम होल्डिंग इन्वेंट्री का देख रहे थे तो एक मरतबा उसमें चेंज किया था हमने, डेली बेसिस में तो इन्वेंट्री में चेंज नहीं आ रहा था ना। लेकिन सेंसिटिविटी एनालिसिस में जिस इम्पैक्ट को हम स्टडी कर रहे होते हैं वो उस वेरिएबल के चेंज को देख रहे होते हैं जो रिपीटेडली चेंज हो रहा होता है वेरिएबल, उसका दूसरे वेरिएबल्स पे इम्पैक्ट देख रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि रेवेन्यू में डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट आ रहा है, बढ़ रही है रेवेन्यू, बिजनेस की रेवेन्यू इंक्रीज कर रही है, तो ये मैनेजर को हेल्प आउट करेगा कि वो डिसीजन फैक्टर में ओवरऑल इफेक्ट को देखे। यानी हर रेवेन्यू लेवल पे हर दिन रेवेन्यू लेवल डिफरेंट होगा ना, जब रेवेन्यू इंक्रीज करेगी तो हर दिन रेवेन्यू लेवल डिफरेंट होगा, तो ये मैनेजर को हेल्प आउट करेगी कि वो डिसीजन करने में हेल्प आउट करेगी कि डिफरेंट रेवेन्यू लेवल पे क्या इफेक्ट होगा या क्या इम्पैक्ट लाएगी ये, और इसके अकॉर्डिंगली वो इसको डिसीजन कर सकेगा और डिसीजन इसको हेल्प। थर्ड वन है गोल सीकिंग एनालिसिस। गोल सीकिंग एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अपने जो एक गोल सेट कर लेते हैं, डिज़ायर लेवल ऑफ आउटपुट फॉर एग्जांपल, या कोई भी गोल हम टारगेट सेट कर लेते हैं और उसको टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी इनपुट रिक्वायर्ड होगा वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये व्हाट इफ एनालिसिस और सेंसिटिविटी एनालिसिस के बिल्कुल रिवर्स काम कर रहा होता है। व्हाट इफ एनालिसिस या सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल का पूरे मॉडल पे चेंज देख रहे होते हैं, अदर वेरिएबल्स पे इफेक्ट देख रहे होते हैं। लेकिन गोल सीकिंग में हम टारगेट पहले ही सेट कर लेते हैं, अपना आउटपुट सेट कर लेते हैं और उस आउटपुट को पूरा करने के लिए दूसरे वेरिएबल्स पे चेंज लेके आ रहे होते हैं। इसमें बाकी वेरिएबल्स चेंज कर रहे होते हैं, एक वेरिएबल को फिक्स कर लेते हैं जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी चाह रही है, कंपनी ने नई प्रोडक्ट बनाई है, वो चाह रही है कि उसका प्रॉफिट इंक्रीज कर जाए 5 मिलियन से, उसका प्रॉफिट इंक्रीज कर जाए 5 मिलियन तक, नई प्रोडक्ट से कस्टमर इसको परचेज करें। अब प्रॉफिट उसने कितना इंक्रीज करना है, 5 मिलियन, ये उसने टारगेट सेट कर लिया है। कैसे इंक्रीज करना है वो दूसरे वेरिएबल्स अफेक्ट कर रहे होंगे जो भी दूसरे रिलेटेड है, यानी सेल इंक्रीज कर दे, कस्टमर को अट्रैक्ट करे, एडवर्टीजमेंट वगैरह पे करे, तो उनमें चेंजेस लाएगी। अब अपना वो प्रॉफिट चेंज नहीं करेगी कि अब मेरा प्रॉफिट मैं 4 से चलो 5 कर देता हूँ, नहीं, अपना प्रॉफिट यानी उसने टारगेट सेट कर लिया, इस टारगेट को मीट करने के लिए बाकी वेरिएबल्स में चेंज लेके आएंगे और तब तक लाते रहेंगे चेंज कंटिन्यूस बेसिस पे जब तक ये टारगेट अचीव नहीं हो जाएगा। लास्ट वन इज ऑप्टिमाइजेशनल एनालिसिस। ऑप्टिमाइजेशनल एनालिसिस ये एक्सटेंशन है गोल सीकिंग एनालिसिस की। इसमें क्या करते हैं, हम ऑप्टिमल लेवल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं किसी भी एक टारगेट वेरिएबल का, दूसरे वेरिएबल को कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज करते रहते हैं और एक वेरिएबल का ऑप्टिमम पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ऑप्टिमल पॉइंट अगर बिजनेस में बात करें तो हमने कहा वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम जो इफेक्टिवनेस होती है, एफिशिएंसी होती है, मैक्सिमम होती है, या जहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा होता है और कॉस्ट कम से कम आ रही होती है। अगर दो वेरिएबल लें, जैसे कॉस्ट और रेवेन्यू की बात करें,
अगर इनमें ऑप्टिमाइजेशन करें या ऑप्टिमल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो वो पॉइंट होगा जहाँ पे रेवेन्यू हमारी मैक्सिमम होगी और जो हमारी कॉस्ट होगी वो कम से कम होगी, वो ऑप्टिमल पॉइंट होगा। तो इन दो के दरमियान ऑप्टिमाइजेशन को अचीव करने के लिए कंपनी दूसरे वेरिएबल को चेंज करती रहेगी। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं। जैसे कंपनी के पास क्या होगा, कंपनी कहेगी कि मेरे पास एम्प्लॉई इतनी ही अवेलेबल है, रॉ मटेरियल हम इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं, वो लिमिट्स होती हैं। उन लिमिट्स के अंदर रह के आप ऑप्टिमल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो किसी भी टारगेट वेरिएबल का, और उस टारगेट वेरिएबल को चेंज नहीं करते हो, दूसरे रिलेटेड वेरिएबल्स को चेंज करते रहते हैं जब तक के रिपीटेडली चेंज करते रहते हैं जब तक कि हमारा ऑप्टिमल पॉइंट अचीव ना हो जाए। ये एग्जाम्पल है, सिस्टम थिंकिंग एग्जाम्पल है डीडीएस की। इसमें जो इनपुट यूज कर रहे होते हैं वो टीपीएस से लेते हैं, यानी हमने कहा था इसमें दो तरह की इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं, एक तो ट्रांजैक्शनल इन्फॉर्मेशन और दूसरा मार्केट या इंडस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ट्रांजैक्शनल इन्फॉर्मेशन इसमें एज अ इनपुट यूज करते हैं, और प्रोसेस इसमें क्या परफॉर्म होता है, व्हाट इफ एनालिसिस परफॉर्म किए जाते हैं चारों तरीकों से। कोई आप एक एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ये चारों भी कर सकते हो। व्हाट इफ एनालिसिस, सेंसिटिविटी, गोल सीकिंग, ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। और आउटपुट इसमें क्या जनरेट होता है, आप फोरकास्टिंग कर सकते हो या आप सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन ले सकते हो। जैसे कंपनी ने नया प्लांट लगाना है तो उसके अकॉर्डिंगली वो जब सब एनालाइज कर लेगी तो फोरकास्ट कर सकेगी कि आधा ये प्लांट लगाना उसके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। हर स्टेप पे फीडबैक प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो उसको देखा जा सके और उसको करेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट वन जो सिस्टम है वो है स्ट्रेटेजिक सपोर्ट सिस्टम। स्ट्रेटेजिक लेवल पे जब डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो क्योंकि वहाँ पे कम्प्लेक्स और अनसर्टन सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज जो होती हैं जिनसे डील कर रहे होते हैं वो कम्प्लेक्स होती हैं, अनसर्टेनिटी होती है, नॉन रिकरिंग सिचुएशन होती है। तो इस लेवल पे बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, एक तो बिजनेस इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है और नॉलेज होती है जो हेल्प आउट करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। स्ट्रेटेजिक सपोर्ट सिस्टम में स्ट्रेटेजिक लेवल पे इंफॉर्मेशन करने के लिए, डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करने के लिए एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। ये स्पेशलाइज्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है जो सीनियर लेवल को हेल्प आउट करता है कि वो अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन लॉन्ग टर्म है, नॉन रिकरिंग है या नॉन रिपीटिंग डिसीजन हैं जिनमें जजमेंट रिक्वायर्ड है, वैल्यूएट करना है आपने, इनसाइड डेप्थ, इनसाइड नॉलेज रिक्वायर्ड होगा पार्टिकुलर आइटम का या पार्टिकुलर डिसीजन के लिए। तो ये उसमें हेल्प आउट कर रहा होता है बेसिकली। इस लेवल पे अगर हम कहें कि डिसीजन गलत, चॉइस तो कोई अवेलेबल नहीं होती, आपके पास कोई रूल्स गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं होते हैं कि कोई भी डिसीजन करने के लिए। तो इसीलिए कोई भी अगर कहें कि डिसीजन सही हुआ है या गलत हुआ है तो यहाँ पे करेक्ट या रॉन्ग आंसर की कोई ऑप्शन नहीं होती है। बेसिकली यहाँ पे डिसीजन को मेजर किया जाता है कि आर्डर डिसीजन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है तो वो करेक्ट डिसीजन है। क्लियर कट ये राइट है या रॉन्ग है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बेसिकली देखते हैं कि डिसीजन जो लिया है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव क्या है कि वो जिस प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी के लिए वो लिया है वो उसी को डील कर रहा हो, और एफिशिएंसी ये है कि मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो और मैक्सिमम उससे एडवांटेज ले सके। जब हमने मैनेजमेंट लेवल का वो पिरामिड बनाया था कि सबसे टॉप स्ट्रेटेजिक मैनेजर होते हैं, दरम्यान में मैनेजरियल पोजीशन आते हैं और सबसे लास्ट पे ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स आते हैं। तो जैसे ही हम मूव करते हैं पिरामिड में, अपवर्ड मूव करते हैं, तो हर लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, डिटेल होती है, वो उसकी डेप्थ कम होती जाती है। जैसे ऑपरेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शन डाटा बहुत वास्ट डाटा होता है, रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जब अपवर्ड मूव करेंगे तो उन्हें डिटेल नहीं चाहिए, उन्हें समरी चाहिए, एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं। जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है उनको फाइनल इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। और जब हम अपवर्ड मूव करते हैं यानी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन या एग्रीगेशन हमें रिक्वायर्ड होती है तो हम कहते हैं, हमें कॉर्सर इन्फॉर्मेशन उसे कहते हैं। ग्रेनुलैरिटी बेसिकली रेफर करता है लेवल ऑफ डिटेल इन मॉडल और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कितनी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है। आपको ट्रांजैक्शन जैसे अगर किस मैनेजमेंट लेवल पे डिसीजन मेकिंग में कितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन की चाहिए। जैसे अगर ऑपरेशनल लेवल पे डिसीजन मेकिंग की बात करें तो उन्हें वास्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे हो रही होती हैं। लेकिन जब हम ऊपर मूव करते जाएंगे यानी स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाएं तो उन्हें डिटेल्ड
काम चाहिए, उन्हें एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिपोर्ट्स चाहिए। तो जितनी ग्रेनुलैरिटी ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी जो डिटेल है उसका वो ज़्यादा होगा। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये एग्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम से डिफर किन वे में करता है? ये होता उसी की तरह, एग्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम की तरह ही होता है, लेकिन एग्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जो डाटा हम रिक्वायर्ड होता है वो एक्सटर्नल सोर्स से होता है, ताकि अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन को सपोर्ट किया जा सके। अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन के ऑब्वियसली जब आपने अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन करने हैं तो सिर्फ इंटरनल डाटा से काम नहीं चलेगा ना, एक्सटर्नल इंडस्ट्री को एनालाइज करना, दूसरे बहुत से कंपेटिटर को देखना या दूसरा बहुत सा डाटा भी रिक्वायर्ड होता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में भी एक्सटर्नल डाटा यूज़ किया जाता है, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं किया जाता। सम टाइम हो अगर ज़रूरत पड़े तो एक्सटर्नल डाटा यूज़ करते हैं, वरना नहीं करते, क्योंकि जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन होते हैं वो ज़्यादातर इंटरनल डाटा पे रिलाई कर रहे होते हैं। ये बेसिकली एक ओवरव्यू है कि 3 मैनेजमेंट लेवल, स्ट्रैटेजिक, मैनेजरियल या ऑपरेशनल लेवल पे ग्रैनुलैरिटी कितनी होगी, प्रोसेसिंग कैसे होती है, या प्रोसेसेस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। ऑपरेशनल लेवल पे हमें फाइन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, यानी डिटेल डेप्थ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करते जाते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन की डिटेल कम होती जाती है, एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती जाती है, यानी कॉर्सर इन्फॉर्मेशन होती जाती हैं। ऑपरेशनल लेवल पे प्रोसेसिंग क्या होती है, हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है, और अपवर्ड मूव करेंगे तो ऑनलाइन एनालिसिस, ट्रांजैक्शन एनालिटिकल प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शनल रिलेटेड डाटा या प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, वहाँ पे एनालिटिकल रिलेटेड डाटा यूज़ कर रहे होते हैं। विजुअलाइजेशन बेसिकली ग्राफिकल डिस्प्ले होता है। आपके लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कनेक्टेड होता है, उनके दरमियान कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होते हैं जिनको इक्वेशन के थ्रू भी प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन विजुअलाइजेशन में ये करते हैं, आप उन रिलेशनशिप को या लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट कर देते हैं। एग्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली विजुअलाइजेशन को यूज़ करता है। अब तो अगर आपने सपोज हमारे पास 1000 ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, तो जब टॉप मैनेजमेंट के पास जाना है तो क्या टॉप मैनेजर को आप वो फाइल इतनी मोटी लेके जाओगे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड? नहीं। हमने कहा हम क्या करते हैं, एग्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन क्या करता है, जब टॉप मैनेजर को इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो ग्राफ की सूरत में दी जाती है, ताकि वो जस्ट एट अ ग्लांस जब वो ग्राफ को देखें तो वो एक आइडिया फ़ौरन उनके माइंड में क्लिक करे कि ट्रेंड क्या चल रहे हैं, क्या सिचुएशन क्या है इनफैक्ट असल में। ग्राफ की सूरत में डाटा को जब अंडरस्टैंड करना होता है तो ये टॉप मैनेजर के लिए इजी होता है, टॉप मैनेजमेंट के लिए कि वो ग्राफ में डाटा ज़्यादा इजीली विद इन नो टाइम आप अंडरस्टैंड कर लेते हो कि ट्रेंड क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल जब अगर सेल का उन्होंने देखना है कि सेल इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो वो इतने फिगर की बजाय अगर ग्राफ में बना होगा एरो अपवर्ड मूव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उनको ये मतलब मैसेज पहुंच जाएगा कि हमारी सेल इंक्रीज कर रही है, कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है। इन्फोग्राफिक बेसिकली ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन को ग्राफ की सूरत में। आप बार चार्ट यूज़ कर सकते हो, आप पाई चार्ट यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट चार्ट यूज़ कर सकते हैं, आप हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं ग्राफ की सूरत में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। मोस्ट कॉमन टूल जो विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं वो डिजिटल डैशबोर्ड है, जो KPIs और CSFs को यूज़ करता है, इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करता है मल्टीपल रिसोर्सेज से, और यूज़र की जो भी नीड होती हैं वो उनके हेल्प आउट करता है। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।